हेलो एवरीवन। क्या हाल चाल है आप सभी के। एक बार फिर से स्वागत है आपका उद्गम सीरीज में, जो कि डेडिकेटेड है टुवर्ड्स द CSIR नेट एग्जाम दिसंबर 2023। मैं हूं डॉक्टर आशीष, और हमारा जो ये आज का लेक्चर रहने वाला है, ये लेक्चर जो है वो PYQs के ऊपर बेस्ड है। जो अभी फिलहाल एग्जाम हुआ था जून 2023 में, वहां से जो क्वेश्चंस आए थे, इकोलॉजी और इवोल्यूशन में जो क्वेश्चंस आए थे, वो क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आए थे। इसमें से कुछ क्वेश्चंस मैंने रखे हैं और बाकी सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर नहीं रखे हैं। कुछ क्वेश्चंस रखे हैं, कुछ क्वेश्चंस नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन थे जिनको मैंने इसमें नहीं रखा है, लेकिन जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे उनको मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। तो आज का जो टारगेट्स रहने वाला है, हम लोग देखेंगे PYQs ऑफ जून 2023, इकोलॉजी साथ में इवोल्यूशन। कुछ क्वेश्चंस इकोलॉजी के आएंगे, कुछ क्वेश्चंस इवोल्यूशन के आएंगे। यहां पर क्वेश्चंस आपको रैंडमली देखने को मिलेंगे। आपको क्वेश्चंस रैंडमली देखने को मिलेंगे। कहीं पर आपको इकोलॉजी का मिल सकता है, कहीं पे आपको इवोल्यूशन का मिल सकता है। तो जो स्टूडेंट्स ये यूनिट अच्छे से कर चुके हैं, जो पढ़ चुके हैं इस यूनिट को, उनके लिए ये बेनिफिशियल है, काफी अच्छा है। तो आपको एक आइडिया भी लग जाएगा कि एग्जाम में कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस, किस किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं। 23 में नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे आए थे। वहां पर नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे आए थे, इसको हम एक फर्दर दूसरे पार्ट में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी क्वेश्चंस आए हैं हम देखेंगे, और ये पार्ट जो है मेनली यहाँ पे जो पार्ट बी के क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने रखे हैं। तो पार्ट बी के हम मैक्सिमम क्वेश्चंस देखेंगे। देखो, ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं, सारे के सारे क्वेश्चन है ये 2023 जून एग्जाम के। तो सबसे पहला अपना क्वेश्चन है, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। द रिडक्शन इन फ्रीक्वेंसी ऑफ heterozygotes genotype with a concomitant increase in the frequency of homozygous genotype in context of random mating is due to, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रैंडम मेटिंग इज ड्यू टू। ये क्वेश्चन है अपना इवोल्यूशन से रिलेटेड, या हम बोले कि ये क्वेश्चन कहां से है, ये क्वेश्चन है इवोल्यूशन का। इवोल्यूशन इवोल्यूशन का ये क्वेश्चन है, जेनेटिक ड्रिफ्ट का क्वेश्चन है। जेनेटिक ड्रिफ्ट या फिर हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल और उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। उसके बाद जो फर्दर टॉपिक है जेनेटिक ड्रिफ्ट का। तो इसने बोला है कि हेटेरोजाइगोट्स की फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज होती है, और the frequency of heterozygous genotype with concomitant increase in the frequency of homozygous genotype in context of random mating is due to। देखो, आप लोग जब देखते हो, आप जब इनब्रीडिंग के बारे में देखते हो, अब जब आप लोग पढ़ते हो कि जब इनब्रीडिंग होती है, तो इनब्रीडिंग के केस में क्या होता है, जब होती है इनब्रीडिंग, जब इनब्रीडिंग होती है तो इनब्रीडिंग के केस में क्या होता है, जो होमोजाइगोट्स होते हैं, होमोजाइगोट्स, उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज होती है, उनकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है। और जो हेट्रोजाइगोट्स होते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, उनकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है। उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, डिक्रीज होती है। उनकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है। तो होमोजाइगोसिटी जो है वो इंक्रीज होती है जब इनब्रीडिंग हमें देखने को मिलती है। अगर यहाँ पे बात करें जेनेटिक ड्रिफ्ट, तो जेनेटिक ड्रिफ्ट में कोई पर्टिकुलर फिनोटाइप जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज नहीं होती। जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है वो एक रैंडम प्रोसेस है, यहाँ पे रैंडम चीजें होती है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो चीजें रहेंगी वो रैंडम होगी। वो क्या होगी, रैंडम होगी। और फाउंडर इफेक्ट जो है वो भी तो एक टाइप का जेनेटिक ड्रिफ्ट है। उससे भी क्या होता है, उससे भी जेनेटिक ड्रिफ्ट के चांसेस इंक्रीज होते हैं, या हम बोल सकते हैं इट इज ए फॉर्म ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो ये भी क्या है, फाउंडर इफेक्ट। यहां पर भी हमें क्या देखने को मिलता है, यहां पर भी रैंडम चेंज होगा। किसमें, यहां पर भी क्या होगा, रैंडम चेंज। किसमें रैंडम चेंज, इन द फ्रीक्वेंसी, इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ, इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ जीनोटाइप।
जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी में यहां पर भी हमें क्या देखने को मिलेगा, एक रैंडम चेंज देखने को मिलेगा। और म्यूटेशन, म्यूटेशन तो अगर हुआ तो सिंपल एक सिंगल इंडिविजुअल में होगा, रिवर्स म्यूटेशन लिखा है, एक सिंगल इंडिविजुअल में हो सकता है। तो यहां पर जो आंसर हमें देखने को मिलेगा इस क्वेश्चन के लिए वो क्या होगा, वो होगा इंटेंस इन ब्रीडिंग। इंटेंस इन ब्रीडिंग की वजह से क्या होगा कि होमोजाइगोसिटी जो है वो क्या होगी, और हेट्रोजाइगोसिटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, चलो आगे। तो यहाँ पे हेट्रोजाइगोट की फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो ये क्वेश्चन एक जनरल क्वेश्चन है, और ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, ये अपना इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है। हाँ, a tree species has leaves that contain allochemicals, that contain allochemical compound that leaches into the soil and prevents the growth of its own seedling। अपनी खुद की सीडलिंग की ग्रोथ को ही ये प्रिवेंट करता है, एलोकेमिकल ये रिलीज कर रहा है। मान के चलो क्या है, प्लांट है, ठीक है, प्लांट है, क्या रिलीज कर रहा है, एलोकेमिकल। तो जो प्लांट एलोकेमिकल रिलीज करता है और वो इनिबिट करता है ग्रोथ को, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एलिलोपैथी। क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं एलिलोपैथी। प्रोसेस इज नोन एज एलिलोपैथी। अब ये क्या कर रहा है, ये खुद के इंडिविजुअल्स जो है उनकी ग्रोथ को ही रोक रहा है, उनकी ग्रोथ को ही प्रिवेंट कर रहा है। व्हाट काइंड ऑफ डिस्पर्शन पैटर्न इज लाइकली एज ए रिजल्ट ऑफ दिस प्रोसेस। इसने पूछा कि डिस्पर्सन किस तरह का देखने को मिलेगा, क्या डिस्पर्सन। तो अगर आप देखोगे, हमने डिस्पर्शन एक पार्ट किया होगा इकोलॉजी में, और डिस्पर्शन में हमने क्या देखा, डिस्पर्शन में एलिलोपैथी के केस में एक तो ये हो गया एलिलोपैथी, एलिलोपैथी, और दूसरा क्या, दूसरी एक चीज क्या, दूसरा कंपटीशन, दूसरा क्या, कंपटीशन। एलिलोपैथी और कंपटीशन के केस में, एलिलोपैथी और कंपटीशन ये दोनों चीजें हो गई। इन दोनों के केस में हमें जो डिस्पर्शन देखने को मिलता है वो कैसा देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है रेगुलर डिस्पर्शन। कैसा, रेगुलर, यहां पर भी रेगुलर और यहां पर भी रेगुलर, जहां पर भी कंपटीशन होगा वहां पर हमें रेगुलर डिस्पर्शन देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन आया 2023 में। कहां से है, मैं क्वेश्चन का पार्ट भी लिख दे रहा हूं, मैं लिखता चला जा रहा हूं। ये इवोल्यूशन से है, ये है हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल, ये है हार्डी विनबर्ग प्लस जेनेटिक ड्रिफ्ट, प्लस जेनेटिक ड्रिफ्ट, दोनों का मिक्स है, हार्डी विनबर्ग एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कहां से है, ये क्वेश्चन है डायरेक्टली फ्रॉम डिस्पर्शन। ये कहां से है, ये है डिस्पर्शन से, क्वेश्चन इज फ्रॉम डिस्पर्शन। तो ये क्वेश्चन आया है डिस्पर्शन से, डिस्पर्शन से। और पार्ट कौन सा है, ये आया है इकोलॉजी से, इकोलॉजी के डिस्पर्शन से। ठीक है, चलें अब आगे। अब इसमें भी अगर हम और स्पेसिफाई करें तो हम बोलेंगे कि ये पॉपुलेशन इकोलॉजी का पार्ट है। किसका है ये, पॉपुलेशन इकोलॉजी का। ये है इकोलॉजी, इकोलॉजी का डिस्पर्शन, इकोलॉजी में डिस्पर्शन वाले पार्ट से ये क्वेश्चन आया है। तो हमें यहाँ पे जो आंसर देखने को मिल रहा है वो कौन सा आंसर देखने को मिल रहा है, कि वहां पर एक रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन में देखने को मिलेगा, लेकिन यहां तो रेगुलर है नहीं। तो जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है ये वाला, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को ही क्या बोलते हैं, उसी को ही बोलते हैं रेगुलर। इसको ही क्या बोलते हैं, इसको ही बोलते हैं रेगुलर, रेगुलर डिस्पर्शन, रैंडम डिस्पर्शन, रेगुलर डिस्पर्शन एंड क्लम्प्ड डिस्पर्शन। तो डिस्पर्शन मेनली तीन टाइप का होता है। एक तो हो गया हमारे पास रेगुलर डिस्पर्शन, एक क्या हो गया रेगुलर, और दूसरा क्या हो गया रैंडम, दूसरा क्या हो गया रैंडम, और तीसरा क्या हो गया क्लम्प्ड। और ये जो क्लम्प्ड है ये है मोस्ट कॉमन, ये क्या है मोस्ट कॉमन,
क्लम्प्ड जो पैटर्न है डिस्पर्शन का, ये है मोस्ट कॉमन पैटर्न। ये क्वेश्चन है। और देखो क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो। हाँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन लिस्ट मैकेनिज्म दैट डिराइव इकोलॉजिकल सक्सेशन। ठीक है, मैकेनिज्म के बारे में पूछा है कि कौन कौन सा मैकेनिज्म है जो कि सक्सेशन जो है उसको डिराइव करते हैं। तो अगर हम मैकेनिज्म ऑफ सक्सेशन की बात करें, अगर हम बात कर रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ सक्सेशन की, तो वहां पर हम तीन मैकेनिज्म पढ़ते हैं। ठीक है, वहां पर हम क्या पढ़ते हैं, तीन मैकेनिज्म। एक तो आता है हमारे पास टोलरेंस मॉडल। टोलरेंस मॉडल, देखो तीन मॉडल है हमारे पास सक्सेशन के। एक तो हो गया टोलरेंस मॉडल, दूसरा हो गया एक फैसिलिटेट मॉडल। एक क्या हो गया, फैसिलिटेट, फैसिलिटेट मॉडल। और ये शायद पार्ट मैंने आपको करवाया है, और इकोलॉजी में ये पार्ट मैंने करवाया है आपको, यूट्यूब में मिल जाएगा आपको लेक्चर। टोलरेंस मॉडल हो गया, फैसिलिटेट मॉडल हो गया, और तीसरा क्या हो गया, इनहिबिशन मॉडल। तीसरा क्या हो गया, तीसरा हो गया इनहिबिशन मॉडल। इनहिबिशन मॉडल। तो अब इनमें से अगर बात करें हम, टोलरेंस मॉडल, फैसिलिटेट मॉडल या फैसिलिटेशन मॉडल, फैसिलिटेट मॉडल या फिर फैसिलिटेशन मॉडल, इसकी बात करें। अब ये तीन मॉडल जो है कोई भी कंप्लीट मॉडल नहीं है। एक्चुअल में क्या होता है, सक्सेशन में तीनों के तीनों मॉडल जो है वो कंबाइन हो सकते हैं। किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे केवल एक पर्टिकुलर मॉडल जो है वो ही सक्सेशन परफॉर्म नहीं कर सकता है, वही सक्सेशन परफॉर्म नहीं कर रहा है। एक्चुअली तीनों के तीनों मॉडल्स का वहां पर क्या रहता है, इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो इसमें क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन लिस्ट मैकेनिज्म दैट डिराइव इकोलॉजिकल सक्सेशन। कौन सा मैकेनिज्म इकोलॉजिकल सक्सेशन जो है उसको डिराइव कर सकता है। इसने पूछा है ओनली फैसिलिटेशन एंड टोलरेंस, ऑप्शन फर्स्ट। केवल फैसिलिटेशन और टोलरेंस नहीं, डिस्टरबेंस एंड टोलरेंस नहीं, ओनली टोलरेंस एंड इनहिबिशन नहीं, तीनों का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा। ओके, तीनों जो है दे डिराइव इकोलॉजिकल सक्सेशन। ये भी इकोलॉजिकल सक्सेशन डिराइव करता है, ये भी डिराइव करता है, और ये भी डिराइव करता है। तीनों के तीनों मॉडल जो है दे आर द मॉडल ऑफ सक्सेशन, और सभी के सभी सक्सेशन को डिराइव करते हैं। तो ये क्वेश्चन आया है अपना कहां से, ये क्वेश्चन आया है इकोलॉजी से। ये क्वेश्चन कहां से आया है, इकोलॉजी से। और इकोलॉजी में भी कहां से आया है ये, मॉडल्स ऑफ सक्सेशन, मॉडल्स ऑफ सक्सेशन, मॉडल्स ऑफ सक्सेशन, यहां से ये क्वेश्चन आया, मॉडल्स ऑफ सक्सेशन। ठीक है, हो गया, ये तीनों मॉडल हो गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। हाँ, ये क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन आया है इकोलॉजी से, और ये हैबिटेट एंड निके, इकोलॉजी का क्वेश्चन है ये। और यहां पर इकोलॉजी के क्वेश्चन में भी स्पेसिफिकली हैबिटेट और निके, हैबिटेट एंड निके के बारे में बताया गया है। और ये स्पेसिफिक है कहां से, फंडामेंटल एंड रियलाइज्ड निके, फंडामेंटल एंड रियलाइज्ड निके। देखो अब ये फंडामेंटल और रियलाइज्ड निके एक्चुअल में होता क्या है उस बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को देखो, सबसे पहले क्वेश्चन को देखो। इन द फिगर फ्लोर रिप्रेजेंट द फंडामेंटल एंड रियलाइज्ड निके ऑफ टू स्पीसीज। दो स्पीसीज है, एक तो स्पीसीज है ये, और एक स्पीसीज है ये हो गई स्पीसीज ए, ये हो गई स्पीसीज बी। तो इनके बारे में दिया गया है, द फिगर रिप्रेजेंट, एक तो ये फिगर्स जो हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं फंडामेंटल और रियलाइज्ड निके को रिप्रेजेंट कर रहे हैं दो स्पीसीज के। Which one of the following options correctly identifies the fundamental Nikke and the realized Nikke of any one of the species? इनमें से कौन सा फंडामेंटल स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है और रियलाइज्ड निके को रिप्रेजेंट कर रहा है किसी भी एक स्पीसीज के। तो देखो फंडामेंटल निके और रियलाइज्ड निके में क्या डिफरेंस रहता है। मान के चलो कि एक मेरे पास क्या है, ये एक पॉपुलेशन है,
ये क्या है, एक पॉपुलेशन, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स प्रेजेंट है। और ये जो इंडिविजुअल्स हैं ये यूजुअली इस एरिया में सरवाइव कर रहे हैं, लेकिन दे कैन फ्रीली मूव टू दिस एरिया। ये लोग इस एरिया में फ्रीली मूव कर सकते हैं, ठीक है। जब यहाँ पर कोई भी स्पीसीज प्रेजेंट नहीं है, जब यहाँ पर किसी तरह का कोई कंपटीशन नहीं है, तो इस स्पीसीज का जो एक्चुअल निके है वो ये कंप्लीट है। उस टाइम ये क्या है, ये है फंडामेंटल निके। वो क्या है, उसका फंडामेंटल निके है। वो क्या है, फंडामेंटल निके है। लेकिन बाय चांस ये मान के चलो कि यहां पर कोई दूसरी स्पीसीज आ गई, यहां पर क्या आ गई, कोई दूसरी स्पीसीज आ गई, तब इसका पैटर्न कैसा हमें देखने को मिलेगा। मान के चलो कि ये एक स्पीसीज हमें, यहां पर दूसरी स्पीसीज आ गई, यहां पर क्या आ गई, दूसरी स्पीसीज आ गई, और ये इस स्पीसीज के प्रेजेंस में केवल और केवल इतने एरिया में मूव कर रही है फ्रीली, इतने एरिया में। तो अब जो है वो इसका जो निके है वो चेंज हो गया। पहले ये कंप्लीट इसका फंडामेंटल निके था, अब इस केस में ये जो है ये उसका रियलाइज्ड निके है। ये क्या है, रियलाइज्ड निके। ये एक्चुअल में फंडामेंटल निके के बारे में अगर बात करें हम, तो ये थ्योरेटिकल एरिया होता है कि इस पर्टिकुलर स्पीसीज जो है वो कितना एरिया में मूव कर सकती है। ये जो है ये एक स्पीसीज का क्या है, ये उसका है फंडामेंटल निके। तो इतना जो पार्ट है ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है फंडामेंटल फंडामेंटल निके। और रियलाइज्ड निके क्या होता है, अगर कंपटीशन की वजह से, कंपटीशन की वजह से वो एक अपना जो एरिया है, अपना जो एरिया है उसको क्या कर लेती है, उसको छोटा कर लेती है, उसको रिड्यूस्ड कर लेती है, वो होता है उसका रियलाइज्ड निके। क्या है वो, उसका रियलाइज्ड निके है। और इस ये जो स्पीसीज बी है उसका रियलाइज्ड निके ये है भाई। अगर मैंने इसको स्पीसीज ए और बी लिखा है और एक्चुअल में ये स्पीसीज है पी और स्पीसीज क्यू, तो उनके दोनों के रियलाइज्ड निके क्या है, रियलाइज्ड निके है ये पी, इसका पी का, और ये क्यू का रियलाइज्ड निके। अगर मान के चलो पी अब्सेंट है तो क्यू का ये है फंडामेंटल निके, और अगर ये क्यू अब्सेंट है तो पी का ये क्या है, फंडामेंटल निके। तो घूम फिर के बात ये है, क्यू आपको क्या शो कर रहा है, क्यू आपको ये जो खाली एम्प्टी स्पेस है ये शो कर रहा है। तो ये जो है ये इन दोनों का ही क्या है, फंडामेंटल निके, फंडामेंटल निके है। ये क्या है, फंडामेंटल निके। क्यू आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्यू आपको रिप्रेजेंट कर रहा है फंडामेंटल निके। और पी और आर जो आपको शो हो रहा है, जो इस रीजन में पी और आर शो हो रहा है, उसको आपने बताना है कि वो क्या है, रियलाइज्ड निके। तो फंडामेंटल निके कौन है, यहाँ पे क्यू है। क्यू जो है वो है फंडामेंटल निके। केवल यही ऑप्शन ऐसा है जिसमें क्यू को फंडामेंटल निके बोला गया है। और अगर कहीं पर ये दिया होता कि फंडामेंटल निके, फंडामेंटल निके क्यू, और रियलाइज्ड निके आर। अगर आपको दिया होता रियलाइज्ड निके आर तो भी ये आंसर ठीक रहता। लेकिन ये केस है, इस केस में रियलाइज्ड निके क्या है, पी। तो ये पी जो है ये क्या है, ये है रियलाइज्ड निके। ये क्या है, रियलाइज्ड। तो ये हो गया डिफरेंस फंडामेंटल निके और रियलाइज्ड निके। कि एक्चुअल में रियल में उसका वो कितने पर्टिकुलर हैबिटेट में जो है वो सरवाइव कर रहा है, या रेस्ट्रिक्टेड है कितने पर्टिकुलर एरिया पे, जब इस कोई दूसरी स्पीसीज भी प्रेजेंट है वहां पे। तो चलो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। ये है हैबिटेट और निके से, और स्पेसिफिकली फंडामेंटल एंड रियलाइज्ड निके में। यहां से देखो, द थ्योरी ऑफ आइलैंड बायोजियोग्राफी आ गया ना क्वेश्चन। ये है इकोलॉजी का क्वेश्चन, ये है इकोलॉजी का क्वेश्चन। और इकोलॉजी में भी स्पेसिफिक कहां से है, ये आइलैंड बायोजियोग्राफी से ये क्वेश्चन है। कहां से, आइलैंड
बायोजियोग्राफी, बायोजियोग्राफी। अगर आप सारे टॉपिक्स कवर करते हो तो आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, कई सारे क्वेश्चंस आप सोल्व कर सकते हो। आइलैंड बायोग्राफी की या बायोजियोग्राफी की बात करें तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, द थ्योरी ऑफ आइलैंड बायोजियोग्राफी हैज सिंथेसाइज्ड इनटू थ्योरी द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट। भाई इसमें कौन कौन सी चीजों के बारे में हम चर्चा करते हैं आइलैंड बायोग्राफी में, और कौन कौन सी चीजों के बारे में हम चर्चा नहीं करते हैं। ये देखो, अगर आप ध्यान से समझो, देखो, और आपने शायद ये टॉपिक देखा होगा, तो हम इसमें किस चीज के बारे में बात करते हैं। हम यहाँ पे कुछ ऐसा देखते हैं कि इमिग्रेशन, ऐसा है ना, रेट, इस डायरेक्शन में लिखा होता है रेट ऑफ इमिग्रेशन। ये हो गया इमिग्रेशन, ठीक है, ये क्या हो गया, इमिग्रेशन, ये हो गया इमिग्रेशन। और दूसरा, दूसरा और क्या होता है यहाँ पे, और हम यहाँ पे पढ़ते हैं रेट ऑफ एमिग्रेशन, और हम क्या पढ़ते हैं, हम यहाँ पे रेट ऑफ एमिग्रेशन, इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन, ठीक है, ये इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन। और उसके बाद हम क्या देखते हैं, उसके बाद हम देखते हैं क्या, यहां पर एक चीज हम देखते हैं, और वो चीज क्या होती है, वो होती है इक्विलिब्रियम, इक्विली इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ स्पीसीज। यहां पर हम क्या देखते हैं, इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ स्पीसीज, और इस डायरेक्शन में क्या होता है, नंबर ऑफ स्पीसीज, डायरेक्शन में क्या होता है, नंबर ऑफ स्पीसीज, या फिर स्पीसीज रिचनेस आपको देखने को मिलेगा। और ये क्या होता है, इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ स्पीसीज। और हमें यहाँ एक चीज और भी देखने को मिलती है कि जब इमिग्रेशन होता है, इमिग्रेशन ज्यादा होगा तो उनमें कंपटीशन होगा, और कंपटीशन होगा तो क्या होगा, तो एक्सटिंक्शन होगा दूसरी स्पीसीज का, क्या होगा, एक्सटिंक्शन होगा। सॉरी, ये एमिग्रेशन नहीं है, ये एक्सटिंक्शन रेट है भाई, ठीक है, ये एमिग्रेशन नहीं है, ये है एक्सटिंक्शन। ये क्या है, ये है एक्सटिंक्शन। एक स्पीसीज इमिग्रेट करेगी, दूसरी क्या करेगी, एक्सटिंक्ट। और यहां पर क्या होता है, कंपटीशन भी हमें देखने को मिलता है। कंपटीशन, भाई ये कंपटीशन होता है ना, तभी उन स्पीसीज में एक्सटिंक्शन देखने को मिलता है। कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीसीज जो होती है वो कॉम्पिटिटिवली इंफीरियर स्पीसीज को एक्सटिंक्ट कर देती है। तो हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, हमें यहाँ पर कंपटीशन के बारे में हम देखते हैं, हम इमिग्रेशन के बारे में भी देखते हैं, हम एक इक्विलिब्रियम के बारे में भी देखते हैं, लेकिन हम स्पीसिएशन प्रोसेस के बारे में यहाँ पर नहीं देखते हैं। तो आइलैंड बायोजियोग्राफी की जो थ्योरी है उसमें ये तीनों कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन स्पीशिएशन कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पर नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा हमारे पास डी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। देखो ये क्वेश्चंस जो है, ये क्वेश्चन, ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, अगर आप चीजों को ध्यान से देखोगे तो आप बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन कर पाओगे। यहां पर दिया गया है बेस्ड ऑन द गिवन डाटा सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। ये आपके पास डाटा है जो क्या है, गिवन है, ये क्या है, आपके पास डेटा गिवन। और ये क्वेश्चन आया है कहां से, ये इकोलॉजी से क्वेश्चन है, ये कहां से है, इकोलॉजी से क्वेश्चन है। और किस पार्ट से क्वेश्चन है ये है हमारे पास स्पीसीज डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी से क्वेश्चन है, स्पीसीज डाइवर्सिटी या बायोटिक कम्युनिटी, या फिर आप बायोटिक कम्युनिटी से कर सकते हो, यहां से क्वेश्चन है। देखो स्पीसीज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दो कम्युनिटी हैं जिनका नाम क्या है, पी और क्यू। कम्युनिटी का नाम क्या है, पी और क्यू। और पी और क्यू कम्युनिटी के अंदर स्पीसीज हैं कुछ, स्पीसीज का नाम है ए से लेके जे तक। टोटल दोनों में कितनी स्पीसीज हैं, टोटल दोनों में स्पीसीज है, नंबर ऑफ स्पीसीज दोनों के अंदर कितनी है, दोनों के अंदर है 10। मतलब इन दोनों के अंदर स्पीसीज रिचनेस सेम है। पहली बात तो ये स्पीसीज रिचनेस जो है वो दोनों के अंदर क्या है,
वो दोनों के अंदर है सेम, स्पीसीज रिचनेस दोनों में सेम है। अब बात घूम फिर के आएगी स्पीसीज इवननेस, क्योंकि इसने जो जो ऑप्शंस हैं उसमें स्पीसीज डाइवर्सिटी की बात करी है, इसने बात करी है स्पीसीज डाइवर्सिटी की। तो हमें बताना है कि डाइवर्सिटी किसमें स्पीसीज की ज्यादा है। तो आप देखना शुरू करो, ये है कम्युनिटी पी, ये है कम्युनिटी क्यू। ये जो आपको नंबर दिख रहा है 59, ये आपको शो करेगा डोमिनेंस। क्या शो करेगा? डोमिनेंस। केवल ये स्पीसीज और एक ये स्पीसीज जो है वो डोमिनेंसी शो कर रहे हैं। ये दोनों क्या है? ये दोनों शो कर रहे हैं डोमिनेंसी। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल इसके, इसके और इसके, अगर हम 3 4 की बात करते हैं, इसके मैक्सिमम नंबर है। उसके बाद यहां से आप इन कम्युनिटीज को देख लो, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो है वो बहुत कम है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो है वो बहुत कम है। आप यहां से देखना शुरू करोगे, आप यहां से देखना शुरू करोगे केवल इसको छोड़ के, केवल इसको छोड़ के बाकी के जो इंडिविजुअल्स हैं वो क्या हैं? इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। वो क्या है? इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है ये, या इवन डिस्ट्रीब्यूशन है स्पीसीज का, या मेंबर्स जो हैं वो सभी में क्या है? अप्रोक्सीमेटली इक्वल मेंबर्स हैं। तो इसका जो इवननेस है ना, इवननेस वो क्यू का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू पी। इवननेस जो है, स्पीसीज इवननेस, स्पीसीज इवननेस जो है वो किसकी ज्यादा है? क्यू इज मोर इवन, इज मोर इवन। अगर क्यू ज्यादा इवन है तो क्यू जो है वो ज्यादा डाइवर्स भी होगा। वो क्या होगा? मोर डाइवर्स। तो वो ज्यादा डाइवर्स भी होगा एज कंपेयर टू पी। तो हमें यहां से ये जो स्टेटमेंट है इसको देख के ये पता चलता है कि पी और क्यू दोनों के अंदर स्पीसीज रिचनेस तो है वो बराबर, स्पीसीज रिचनेस जो है वो क्या है? वो इक्वल। लेकिन अगर इवननेस की बात करें तो क्यू इज मोर इवन, क्यू इज मोर इवन देन पी, और क्यू जो है वो मोर डाइवर्स होगी। यहां से देखो, ऑप्शन देखना शुरू करो। कम्युनिटी पी एज हायर स्पीसीज डाइवर्सिटी देन क्यू, हायर डाइवर्सिटी नहीं, गलत। कम्युनिटी क्यू हैज हायर स्पीसीज डाइवर्सिटी देन पी। बोथ कम्युनिटी पी एंड क्यू आर इक्वली डाइवर्स, इक्वली डाइवर्स नहीं है भाई। डेटा इज नॉट सफिशिएंट टू कंप्यूट साइंस स्पीसीज डाइवर्सिटी, ये भी गलत है। यहां से सीधे सीधे से पता चल रहा है हमें कि स्पीसीज डाइवर्सिटी जो है वो क्यू के अंदर ज्यादा है एज कंपेयर टू पी। तो स्पीसीज डाइवर्सिटी इसकी ज्यादा है, क्यू हैज मोर स्पीसीज डाइवर्सिटी देन कम्युनिटी पी। दो कम्युनिटी है। चलें अब आगे। देखो, इस क्वेश्चन के लिए आपको स्पीसीज रिचनेस और स्पीसीज इवननेस पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। यहां पर दो चीजों को पढ़ना जरूरी है अगर आपको ये क्वेश्चन करना है। एक क्या है? एक है स्पीसीज रिचनेस और दूसरा क्या है? स्पीसीज इवननेस। स्पीसीज रिचनेस एंड स्पीसीज इवननेस, स्पीसीज इवननेस, इन दो चीजों को देखना पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए। ये आया है क्वेश्चन अपना कहां से? ये क्वेश्चन आया इवोल्यूशन से। क्वेश्चन कहां से आया है? ये आया है इवोल्यूशन का क्वेश्चन है। और इवोल्यूशन में अगर मैं स्पेसिफिक बात करूं तो ये एलिलिक फ्रीक्वेंसी से क्वेश्चन है। कहां से? एलील फ्रीक्वेंसी से। ये कहां से आया है? एलील फ्रीक्वेंसी से। एलील फ्रीक्वेंसी से ये क्वेश्चन आया है, एलील फ्रीक्वेंसी इवोल्यूशन का क्वेश्चन। अब ये कनेक्शन में है हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल से। चलो देखो, कंसीडर एलील ए, कंसीडर एलील ए और एलील ए इन ए पॉपुलेशन। इसको मैं पी से डिनोट कर सकता हूं, इसको मैं क्यू से डिनोट कर सकता हूं। इन ए पॉपुलेशन,
द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगोट विल बी हाईएस्ट। हेट्रोजाइगोट्स की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा कब होगी भाई? इसका मतलब ये पूछ रहा है 2pq जो है वो मैक्सिमम कब आएगी, मैक्सिमम कब आएगी? तो मैक्सिमम तब आ सकती है जब p और q की वैल्यू जो होंगी, p और q की वैल्यू जो होंगी वो ज्यादा होंगी। और p और q की वैल्यू जो है ये कितनी हो सकती है? ये हो सकती है 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके 1 तक। लेकिन p प्लस q दोनों को मिला के वैल्यू आनी चाहिए 1, दोनों को मिला के वैल्यू आनी चाहिए 1। तो मान के चलो कि हम ये रख लेते हैं p की वैल्यू 0.5 और q की वैल्यू 0.5 और इसको मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 2 से, इसको मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 2 से। तो 5 5 25 मल्टीप्लाई बाय 2 50, तो ये आएगा हमारे पास 0.5, हमारे पास क्या आएगा 0.5। और ये जो वैल्यू है 0.5 जो वैल्यू है वो हेट्रोजाइगोट्स की मैक्सिमम वैल्यू है। अगर आप एलील फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करो, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। अगर आप ये बोलो कि सर चलो इसको एक वैल्यू को 0.9 रख देंगे, दूसरी वैल्यू को 0.1 रख देंगे, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके देख लो, ये आएगा आपके पास 0.18। या आपके पास कितना आएगा 0.18। ये है P, ये है Q। चलो आप बोलो कि चलो ठीक है, एक की वैल्यू रख लेते हैं 0.6 और एक की वैल्यू रख लेते हैं 0.4, तो क्या होगा? तो ये होगा 2 इंटू 0.6 इंटू 0.4, ये होगा। करो मल्टीप्लाई, 6 4 जा 20, 6 4 जा 24, 24 2 जा 48, ये वैल्यू आपके पास आएगी 0.48। तो अगर हमारे पास P की वैल्यू और Q की वैल्यू दोनों की वैल्यू बराबर हो, P इज इक्वल टू Q और P 0.5 हो, Q की वैल्यू भी 0.5 हो, तो हमारे पास 2pq की वैल्यू आती है 0.5। ये वैल्यू क्या आती है हमारे पास 0.5। तो इस केस में ये वैल्यू सबसे ज्यादा कब हो सकती है? जब A इसकी और इसकी दोनों की फ्रीक्वेंसी जो है वो बराबर हो। When the frequency of capital A is equal to frequency of small a, उस केस में सबसे ज्यादा वैल्यू आ सकती है हेट्रोजाइगोट्स की। गॉट इट? चलो ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस चल रहे हैं, ये क्वेश्चंस चल रहे हैं कहां से? ये क्वेश्चन चल रहे हैं यहां से, 2 नंबर के क्वेश्चन चल रहे हैं छोटे वाले। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन। ये क्या है? नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है ये। कहां से आया है? ये आया है इकोलॉजी का क्वेश्चन। कहां से? ये है इकोलॉजी का क्वेश्चन है, एक नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है इकोलॉजी का। ठीक है, कौन से पार्ट से है? ये है बायोडाइवर्सिटी से। कहां से है ये? बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी। ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं 2023 जून के एग्जाम में, दोनों शिफ्ट में मिला के। अब इनमें क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग मैमलियन स्पीसीज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन एवरग्रीन फॉरेस्ट? इनमें से कौन सी एवरग्रीन फॉरेस्ट में मिलती है? तो एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको पता होना चाहिए, एक तो वो मिलते कहाँ हैं, आपको उनकी लोकेशन पता होनी चाहिए। और इसको पता करने के लिए आपको बायोम पढ़ना पड़ेगा, एवरग्रीन फॉरेस्ट का लोकेशन क्या हो सकता है। नील गाय रैंडमली प्रेजेंट होती है, नील गाय तो बहुत जगह मैक्सिमम स्टेट्स में देखने को मिलती है ना। ब्लैक बग और चीता, ये यूजुअली आपको ग्रासलैंड्स में देखने को मिल जाएंगे, ग्रासलैंड्स में देखने को मिल जाएंगे। ये आपको सवानाज में देखने को मिल जाएंगे, ग्रासलैंड और सवानाज में। अब ये आता है लोइन टेल्ड मकाक, ये आपको देखने को मिलेगा कहां पर? एवरग्रीन फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो एटलीस्ट कम से कम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है या जो लेटेस्ट क्वेश्चन आए हैं 2023 में, उनको तो एटलीस्ट एग्जाम में करके जाएं तैयारी।
क्योंकि क्या पता कुछ स्टेटमेंट चेंज करके ये क्वेश्चंस आ जाएं। तो ये जो है नील गाय, ब्लैक बग और चीता, ये सारे के सारे आपको ग्रासलैंड्स में भी मिल सकते हैं और सवानाज में भी मिल सकते हैं। मतलब ये लगभग लगभग कॉमन से होता है। चीता खैर इंडिया में तो नहीं है, लेकिन साउथ अफ्रीकन कंट्रीज में ये ग्रासलैंड सवानाज में मिल जाते हैं। अभी चीता इंपोर्ट किए जा रहे हैं इंडिया में। कुछ 7 आए थे, अब दोबारा से 100 और भेजने के तैयारी में है साउथ अफ्रीका इंडिया में चीता को। हाँ, आओ ये क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो पहले है कहां से। क्वेश्चन आया है इवोल्यूशन से। क्वेश्चन आया है इवोल्यूशन से। देखो मैं यहाँ पे लगभग 14-15 के आसपास शायद क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। तो आप एक आइडिया लगाओ इकोलॉजी इवोल्यूशन से ये छोटे वाले क्वेश्चन कितने आए हैं। ये शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 दोनों के मिला के हैं, शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 दोनों के मिला के हैं ये क्वेश्चन। क्वेश्चन आया है इवोल्यूशन से। द रेसेसिव लिथल एलील आर नेवर कंप्लीटली eliminated from the population। समझ में आया क्वेश्चन क्या है। इवोल्यूशन से क्वेश्चन है ये कि लिथल एलील्स जो है वो कंप्लीटली इलिमिनेट नहीं होते। कौन से? रेसेसिव लिथल एलील। रेसेसिव लिथल एलील, रेसेसिव लिथल एलील। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मान के चलता हूं कि मैं एक ये कंडीशन रख रहा हूं, ये अगर ऐसा इंडिविजुअल है तो वो, अगर ये कंडीशन है तो ये कंडीशन क्या होगी उसके लिए? लीथल होगी। वो क्या होगी? लीथल होगी। और ये जो एलील है, अगर ये कंडीशन लीथल है तो ये एलील जो है वो क्या होगा? वो वाइप आउट होना शुरू कर देगा पॉपुलेशन से। वाइप आउट फ्रॉम पॉपुलेशन। ऐसी बात है ना भाई। अगर रेसेसिव एलील है, रेसेसिव लीथल एलील, तो वो केवल आपको होमोजाइगस कंडीशन में, जाइगस कंडीशंस में अपना एक्सप्रेशन, अपना इफेक्ट शो करेगा। लेकिन क्वेश्चन में ये पूछा है कि रेसेसिव लिथल एलिस जो है वो कंप्लीटली पॉपुलेशन से इलिमिनेट क्यों नहीं हो पाते हैं। वो उसका रीजन ये है कि ये एलील जो है ना, इस तरह के एलील्स, ये एलील्स इस फॉर्म में यूजुअली पाए जाते हैं हेट्रोजाइगस कंडीशंस में। ठीक है, हेट्रोजाइगस कंडीशंस में ये एलील्स जो है वो पाए जाते हैं। और हेट्रोजाइगस कंडीशंस में ये एलील जो है दे कांट शो देयर इफेक्ट, कांट शो देयर इफेक्ट, अपना इफेक्ट शो नहीं कर सकते हैं इस हेट्रोजाइगस कंडीशन में, या अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। कौन? मैं इसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, ये जो स्मॉल ए वाला एलील है, जो रेसेसिव एलील है, वो कांट शो दे रहा है इफेक्ट और कांट एक्सप्रेस इटसेल्फ। इसलिए इसलिए ये पॉपुलेशन में सरवाइव कर जाते हैं, क्योंकि इन इंडिविजुअल की डेथ नहीं होगी, और डेथ नहीं होगी तो वो पॉपुलेशन में रहेगा। इसलिए ये इंडिविजुअल्स जो है, या ये पर्टिकुलर एलील है, वो पॉपुलेशन में एज इट इज सरवाइव करता रहेगा। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा? लिथल एलील्स आर ऑलवेज कंडीशनल इन नेचर, ये नहीं है। लिथल एलील्स हैव सेलेक्टिव एडवांटेज, नहीं है। दे आर मेंटेन्ड इन द पॉपुलेशन एज हेट्रोजाइगोट्स। दिस इज द करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है डी, या फिर 4। 4 इज द करेक्ट आंसर और द डी इज द करेक्ट आंसर। आ गया क्वेश्चन। क्वेश्चन आया है दो जगह से मिला के, दो जगह से मिला के ये क्वेश्चन आया है। इसलिए बोला जाता है कि जो यूनिट पढ़ो इकोलॉजी, इसमें क्या बोलते हैं, एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए जो यूनिट पढ़ो उसको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। इसी वजह से बोला जाता है, क्योंकि ये मिक्स क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन कहां से आया है? एक तो सक्सेशन, एक तो क्वेश्चन कहां से आया है? सक्सेशन प्लस सर्वाइवरशिप कर्व, प्लस सर्वाइवर प्लस सर्वाइवरशिप कर्व, यहां से क्वेश्चन आया है। दो जगह से मिला जुला क्वेश्चन आया है, सर्वाइवरशिप कर्व और सक्सेशन। पूछा क्या है? पूछा ये है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर प्राइमरी सक्सेशन स्पीसीज। प्राइमरी सक्सेशन स्पीसीज,
जब प्राइमरी सक्सेशन होता है, जब स्पीसीज आती है इनिशियली, उनके लिए कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? तो ये जो स्पीसीज आएंगी, जो प्राइमरी सक्सेशनल स्पीसीज होंगी, ये इनका साइज होगा स्मॉल। साइज क्या होगा? स्मॉल होगा। लाइफ साइकिल इनकी होती है शॉर्ट। लाइफ साइकिल कैसी होती है? शॉर्ट होती है, शॉर्ट लाइफ साइकिल। और ये रिप्रोडक्टिव इवेंट्स जो है वो सिंगल टाइम परफॉर्म करती है। और ये कैसी होती है? दे आर सेलेक्टेड स्पीसीज, यूजुअली होती है आर सेलेक्टेड स्पीसीज। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसके बेसिस पे हमें बताना है कि ये स्पीसीज कैसी होती हैं। और अगर आर सेलेक्टेड स्पीसीज होती है, सर्वाइवरशिप कर्व की अगर हम बात करें, अगर हम देखें सर्वाइवरशिप कर्व, तो यहां पर है नंबर ऑफ सर्वाइवर्स, नंबर ऑफ सर्वाइवर्स। और यहां पर क्या आता है? यहां पर आएगा एज, एज के रेस्पेक्ट। ये आ गया टाइप 1 सर्वाइवरशिप कर्व, ये आ गया टाइप 2 सर्वाइवरशिप कर्व, सॉरी 3, ये आ गया 2, ये है टाइप 1, ये है टाइप 1, ये है टाइप 2, ये है टाइप 2 सर्वाइवरशिप कर्व, एंड द लास्ट वन इज टाइप 3, लास्ट वन इज टाइप 3 सर्वाइवरशिप कर्व। और ये जो स्पीसीज होते हैं, दे आर सेलेक्टेड, दे आर के सेलेक्टेड, दे आर बोथ के एंड आर सेलेक्टेड। यूजुअली के सेलेक्टेड होती हैं ये, यूजुअली के सेलेक्टेड होती हैं ये। तो के सिलेक्टेड स्पीसीज जो है टाइप 2 और टाइप 3 सर्वाइवरशिप कर्व शो करती है। आर सिलेक्टेड स्पीसीज ओनली टाइप 3 सर्वाइवरशिप कर्व। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ये होगा कि ये जो स्पीसीज है ना, जो प्राइमरी सक्सेशन में हमें देखने को मिलती है, ये स्पीसीज जो है टाइप 3 सर्वाइवरशिप कर्व को शो करती है, टाइप 3 सर्वाइवरशिप को कर्व को शो करती है। नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग। तो देखो, अगर आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है तो आपको सर्वाइवरशिप कर्व के बारे में पता होना चाहिए, आपको सक्सेशन के बारे में पता होना चाहिए, और कहीं ना कहीं आपको आर स्ट्रेटेजिस्ट और के स्ट्रेटेजिस्ट के बारे में भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, और डेफिनेटली पता होना चाहिए आपको। चलो ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है इवोल्यूशन से। क्वेश्चन कहां से है? क्वेश्चन है इवोल्यूशन से। और इवोल्यूशन में भी स्पेसिफिक कहां से? फाइलोजेनेटिक ट्री, फाइलोजेनेटिक ट्री, फाइलोजेनेटिक ट्री है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि द फॉलोइंग टर्म्स रिप्रेजेंट द डिफरेंट मेथड्स ऑफ फाइलोजेनेटिक ट्री कंस्ट्रक्शन। फाइलोजेनेटिक ट्री कंस्ट्रक्शंस के मेथड हैं। एक मेथड का नाम क्या है? यूपीजीएमए। दूसरे मेथड का नाम क्या है? मिनिमम इवोल्यूशन मेथड। तो ये जो दोनों मेथड हैं, ये दोनों के दोनों क्या है? बोथ आर डिस्टेंस बेस्ड मेथड्स, डिस्टेंस बेस्ड मेथड्स। ये क्या है? ये है डिस्टेंस बेस्ड मेथड्स हैं ये। ओके, गॉट इट। अब ये जो मेथड है, इनमें से ये वाला जो मेथड है, इसमें एरर के चांसेस ज्यादा होते हैं, एरर के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब ये जो मेथड है, ये कंप्यूटेशनल मेथड है, कंप्यूटेशनल मेथड है ये है कंप्यूटेशनल मेथड। और ये एक्सपेंसिव मेथड है। कैसा है? एक्सपेंसिव। ये एक एक्सपेंसिव मेथड है फाइलोजेनेटिक ट्री कंस्ट्रक्ट करने के लिए। अब बचे दो, बचे कौन कौन से? दो। एक तो मैक्सिमम पार्सिमनी मेथड, और दूसरा क्या है? मिनिमम लाइक्लीहुड मेथड। यूजुअली हम क्या देखते हैं? फाइलोजेनेटिक ट्री को कंस्ट्रक्ट करने के लिए दीज आर द बेस्ट मेथड, दीज आर द सुटेबल मेथड। तो इनमें से जो है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट रिप्रेजेंट ऑल द डिस्टेंस बेस्ड मेथड। तो ये जो डिस्टेंस बेस्ड मेथड जो है सारे हमने देखे, इनमें क्या है? इसमें एरर के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये दोनों के दोनों क्या है? ये दोनों के दोनों कंप्यूटेशनल मेथड है। दोनों क्या है? कंप्यूटेशनल मेथड है। और ये जो यूपीजीएमए है, दैट इज अनवेटेड पेयर ग्रुप मेथड, इसमें क्या है? ये बहुत ज्यादा कंप्यूटेशनल मेथड तो नहीं है, लेकिन एरर के चांसेस हो, इसलिए बेस्ट जो मेथड है
दैट इज मैक्सिमम पार्सिमनी एंड मिनिमम लाइक्लीहुड, सी एंड डी। आंसर इज 3। ये है इसका करेक्ट आंसर। आंसर इज। चलें अब आगे, चलो और क्वेश्चंस देखते हैं। बाद ये क्वेश्चन और देखेंगे, ये क्वेश्चन है, चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। चलो भाई, ये क्वेश्चन है कहां से, सबसे पहली बात तो है डायरेक्शनल सिलेक्शन फॉर द पर्टिकुलर ट्रेट विल लीड टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेट। इवोल्यूशन का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन कहां से है? इवोल्यूशन का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है नेचुरल सिलेक्शन से। ये क्वेश्चन कहां से है? नेचुरल सिलेक्शन है, मोड ऑफ नेचुरल सिलेक्शन का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोलता है? क्वेश्चन में ये बोलता है डायरेक्शनल सिलेक्शन। बात कर दी डायरेक्शनल सिलेक्शन की, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डायरेक्शनल सिलेक्शन में एक्चुअल में होता क्या है। डायरेक्शनल सिलेक्शन में ये मान के चलो हमारे पास एक पर्टिकुलर ट्रेट है, ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेट, ठीक है। ये क्या है? ये है ट्रेट, और इधर इसकी क्या है? फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। इधर इसकी क्या है? फ्रीक्वेंसी है। तो डायरेक्शनल सिलेक्शन में क्या होता है कि ये जो फ्रीक्वेंसी है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाती है, ठीक है। ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी। अब वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में शिफ्ट जो होती है, शिफ्ट टुवर्ड्स वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी। यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, यूजुअली जब हम लोग पढ़ते हैं डायरेक्शनल सिलेक्शन में, तो हम उसको राइट की तरफ शिफ्ट कर देते हैं। हम उसको क्या करते हैं? हम उसको राइट की तरफ शिफ्ट कर देते हैं। जो ट्रेट है यहाँ पे डायरेक्शनल सिलेक्शन में क्या होगा, एक पर्टिकुलर ट्रेट जो है वो सेलेक्ट कर लिया जाएगा और उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। लेकिन हम क्या करते हैं, हम जब इसको पढ़ते हैं तो हम एक डायरेक्शन में उसको शिफ्ट कर देते हैं, और यूजुअली वो डायरेक्शन होती है राइट साइड। तो अगर कोई नॉर्मल इंडिविजुअल होगा तो वो इस क्वेश्चन को कर देगा गलत। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में ये ट्रेट भी सिलेक्ट हो सकता है और ये ट्रेट भी सिलेक्ट होगा। अगर इनमें से ये ट्रेट सिलेक्ट हो गया तो वो इधर शिफ्ट होगा लेफ्ट की तरफ, और उधर वो वाला सेलेक्ट हुआ तो वो राइट की तरफ शिफ्ट होगा। कोई भी यहां पर ट्रेट सेलेक्ट हो सकता है, डिपेंड करेगा उसी के ऊपर कि वो लेफ्ट में शिफ्ट होगा कि राइट में शिफ्ट होगा। लेकिन चांसेस ये हैं कि वो दोनों तरफ में जो है, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ शिफ्ट होगा। चलो, इसने पूछा है द डायरेक्शनल सिलेक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर ट्रेट विल लीड टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्रेट। फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्रेट जो है वो किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी? इट्स शोइंग आइदर ए राइट और ए लेफ्ट सिक्वेंड डिस्ट्रीब्यूशन इन द पॉपुलेशन। दिस इज द करेक्ट आंसर। इसने बोला इट ऑलवेज शोइंग ए राइट सिक्वेंड डिस्ट्रीब्यूशन। आप इसको राइट हैंडेड लेफ्ट हैंडेड कर सकते हो। ये बोल रहा है कि ये लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और ये क्या बोल रहा है? बीइंग नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द पॉपुलेशन। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं रहेगा, लेफ्ट की तरफ डिस्ट्रीब्यूट नहीं रहेगा, राइट की तरफ भी नहीं रहेगा, तो दोनों तरफ शिफ्ट हो सकता है। तो आंसर क्या आएगा इसका? आंसर इज डी। आंसर इज डी, या फिर आंसर इज 4। ये है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ये भी क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है इवोल्यूशन का। क्वेश्चन है कहां से? इवोल्यूशन का। और इवोल्यूशन में क्वेश्चन है फाइलोजेनेटिक ट्री। कहां से? फाइलोजेनेटिक ट्री। फाइलोजेनेटिक ट्री से ये क्वेश्चन है। द फॉलोइंग ट्री रिप्रेजेंट डिफरेंट इवोल्यूशनरी मैकेनिज्म। अलग अलग इवोल्यूशनरी मैकेनिज्म को ये ट्री जो है वो शो कर रहे हैं। इस डायरेक्शन में क्या दिया है? कैरेक्टर, इधर कैरेक्टर और इधर टाइम, कि टाइम के साथ साथ ये चेंज हो रहा है कैरेक्टर में। सेलेक्ट द ट्री दैट बेस्ट रिप्रेजेंट पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम। पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम, पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम क्या होता है? ये बोलता है कि देयर इज सडन इवोल्यूशनरी प्रोसेस। सडन, ठीक है, सडन चेंजेज आता है इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग। और फाइलोजेनेटिक ग्रेजुअलिज्म की अगर बात करें तो इवोल्यूशनरी इज ए स्लो प्रोसेस। इवोल्यूशन इज ए स्लो प्रोसेस, स्पीशिएशन प्रोसेस इज स्लो।
कैरेक्टर जो है वो धीरे धीरे चेंज होता है। कैरेक्टर क्या होता है, धीरे धीरे चेंज होता है। आपको जो यहाँ पर दिख रहे हैं कैरेक्टर्स, ये और आपको ये दोनों के दोनों क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बोथ ऑफ देम आर रिप्रेजेंटेड फाइलोजेनेटिक ग्रेजुअलिज्म, दे आर रिप्रेजेंटिंग ग्रेजुअलिज्म। ये यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर भी धीरे धीरे चेंज आ रहा है इस तरह। अब इधर ये भी धीरे धीरे चेंज आ रहा है, अब इधर ये भी धीरे धीरे चेंज। ये तीनों के तीनों जो है ये शो कर रहे हैं फाइलोजेनेटिक ग्रेजुअलिज्म। ग्रेजुअलिज्म, यहां पर एक करेक्टर है, ये करेक्टर है, ठीक है, अचानक से चेंज आया, चेंज हो गया। ये आपको क्या शो कर रहा है, दिस इज पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम। तो आपको जो ग्राफ ए है वो शो कर रहा है क्या, पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम। करेक्ट आंसर इज 1। करेक्ट आंसर इज 1। और अगर आप जब ग्राफ देखते हो, आप देखते हो कि भाई ये जो ग्रेजुअलिज्म है इसमें क्या होता है कि एक स्पीसीज जो है वो धीरे धीरे चेंज होती है। मान के चलो ये स्पीसीज था, इवोल्यूशनरी इवेंट था, आप में इसको आप में आपको इसमें विजुअल चेंजेस देखने को मिलेंगे। अब जैसे मान के चलो एक ये व्हाइट कलर से कोई स्पीसीज बिल्कुल डार्क ब्लैक कलर में चेंज हो रही है, तो आपको बीच में इंटरमीडिएट स्टेजेस देखने को मिलेंगी कि इसका कलर कैसा है, ब्राउन है, उस टाइम पर ब्राउन कलर की स्टेज आपको देखने को मिलेगी। तो ये है हमारे पास फाइलोजेनेटिक ग्रेजुअलिज्म। लेकिन पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम क्या कहता है, पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम ये बोलता है कि देयर इज ए सडन इवोल्यूशनरी प्रोसेस। ठीक है, इवोल्यूशन जो है वो एक सडन प्रोसेस है कि ये इस तरह से जा रहा था, यहां से ये बन गया, ठीक है, ये बन गया नया ऑर्गेनिज्म। इस तरह से ये है पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम, फाइलोजेनेटिक ग्रेजुअलिज्म। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कहीं ना कहीं आपके लिए ये यूजफुल ही रहेगा। ये क्वेश्चन और देख लो, ये क्वेश्चन आता है हैमिल्टन रूल एंड किन सिलेक्शन। ये कहां से आता है, ये आता है हैमिल्टन रूल एंड किन सिलेक्शन। हैमिल्टन रूल एंड किन सिलेक्शन, यहां पर हम क्या देखते हैं, यहां पर हम देखते हैं कि एक एक्टर होता है, एक एक्टर होता है, एक क्या होता है, एक को बेनिफिट रिसीव होता है, एक को लॉस्ट होता है, एक को बेनिफिट होता है। एक अपनी कॉस्ट देके, एक अपनी कॉस्ट देके दूसरे ऑर्गेनिजम्स को सरवाइव कर, उनको बचाता है, उनको सेव करता है। तो किन सिलेक्शन की जो थ्योरी है उसके बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है, किन सिलेक्शन के बारे में। तो किन सिलेक्शन एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में जैसे किन सिलेक्शन एक्चुअल में क्या होता है कि भाई जो रिलेटिव्स होते हैं ना, संबंधी जो रिश्तेदार होते हैं, संबंधी होते हैं, उनको सेलेक्ट करना होता है एक्चुअल में, कि जो जितना करीबी होगा किन सिलेक्शन की थ्योरी के अकॉर्डिंग, जो नेचुरल सिलेक्शन है वो वहां पर उतना ही उसको फेवर करेगा, या जो एक्टर होगा वो उसके लिए उतना ही सेक्रीफाइस करेगा। इसके लिए कुछ स्टेटमेंट है किन सिलेक्शन के ऊपर। स्टेटमेंट क्या है, ए जीन फॉर एल्ट्रुइज्म। अब एल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर आपको पता होना, आपको एल्ट्रुइज्म के बारे में पता होना चाहिए। आपको क्या पता होना चाहिए, एल्ट्रुइज्म के बारे में पता होना चाहिए। एल्ट्रुइज्म क्या होता है कि वहां पर एक एक्टर होता है जो अपनी कॉस्ट, जो अपनी लाइफ की कॉस्ट पे दूसरे इंडिविजुअल को बचाता है। A gene for altruism will spread in the population of its, in the population, कि जिस जो एक्टर है, जो एक्टर है, if the altruism increase the actor's gene in the next gene pool only through direct fitness। पहली बात तो altruism के अंदर डायरेक्ट फिटनेस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, यहाँ पर डायरेक्ट फिटनेस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है एल्ट्रुइज्म में। तो जहां पर डायरेक्ट फिटनेस है, एल्ट्रुइज्म वो जो ऑर्गेनिज्म शो कर रहा है वहां पे डायरेक्ट फिटनेस देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो एक इनडायरेक्ट फिटनेस प्रोवाइड करता है। वो अपने जो जीन है, जो एल्ट्रुइस्टिक जीन है, एल्ट्रुइस्टिक जीन उनको जीन पूल में बचाता है। ठीक है, जैसे मान लो जो इंडिविजुअल कोस्ट अपनी लाइफ की कोस्ट दे रहा है, वो बहुत सारे एल्ट्रुइस्टिक जीन को सेव करेगा। जितना ज्यादा रिलेशन होगा, ब्लड रिलेशन, उतना ही एल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर हमें देखने को मिलेगा, उतना ही किन सिलेक्शन की थ्योरी फेवर करेगी। द जीन फॉर एल्ट्रुइज्म विल स्प्रेड इन द पॉपुलेशन इफ द एक्ट ऑफ एल्ट्रुइज्म
increases the actor gene in the next gene pool only through indirect fitness. इनडायरेक्ट फिटनेस के थ्रू ये जो जीन है, ये पॉपुलेशन, ये जो जीन है अल्ट्रुइज्म के, ये पॉपुलेशन में सरवाइव करेगा या पॉपुलेशन के अंदर वो नेक्स्ट जनरेशन या नेक्स्ट जीन पूल में पास होगा। यहाँ पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लिखा हुआ है, ये गलत है। और यहाँ पर क्या है, द एल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर रिड्यूस द फिटनेस ऑफ ट्रेट बियरर। जो ए जीन रेस्पॉन्सिबल फॉर एल्ट्रुइज्म कैनॉट स्प्रेड इन द पॉपुलेशन। ये जो है, ये पॉइंट है, ये इसके बेसिस पे है भाई। नेचुरल सिलेक्शन इस थ्योरी को नहीं मानता है, लेकिन ये एक्चुअली ग्रुप सिलेक्शन के ऊपर बेस्ड है। किसके ऊपर? ग्रुप सिलेक्शन के ऊपर। ग्रुप सिलेक्शन भाई, इसमें एक पूरे ग्रुप को बचा लिया जाता है। दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन द ग्रुप सिलेक्शन, पूरा ग्रुप को बचाता है वो। तो यहाँ ये पॉइंट जो है ये गलत हो जाता है, ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। करेक्ट आंसर इज सेकंड। इन सिलेक्शन को देख लेना, वहां पर क्या आएगा, वहां पर डायरेक्ट फिटनेस नहीं आएगा। डायरेक्ट फिटनेस तो ये हो गया। डायरेक्ट फिटनेस और इनडायरेक्ट फिटनेस दोनों अलग अलग तरह से होते हैं। तो जो एल्ट्रुइज्म, जो एल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर शो करेगा ऑर्गेनिज्म, उसको इनडायरेक्ट फिटनेस मिलेगा। मतलब उसको वो वहां पे जो है वो इनडायरेक्टली बेनिफिट होता है। उसका पूरे का पूरा वो जो जीन था एल्ट्रुइस्टिक जीन, वो उस पॉपुलेशन में स्प्रेड होगा। उसने कुछ जीन्स को सेव कर लिया एट द कॉस्ट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस थे और ये यूजुअली ये मेनली पार्ट बी के क्वेश्चंस थे। आई विल ट्राई कि हम लोग पार्ट सी के भी क्वेश्चंस देखें 2023 के। जो लेटेस्ट क्वेश्चन है जो जून 2023 में आए हैं, उन क्वेश्चंस को हम देखें। आई विल ट्राई कि एक और लेक्चर में लेके आऊं इसका। इकोलॉजी और इवोल्यूशन एटलीस्ट आप लोग अच्छे से कर लें तैयार। ठीक है, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और कोशिश रहेगी कि मैं पार्ट सी के क्वेश्चंस जो है वो आपके लिए लेके आऊं। आप लोग तैयार करो और आप लोग फिर उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। और बाकी कुछ इश्यू हो तो आप लोग लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। और ड्रोसोफिला, डेवलपमेंट ऑफ ड्रोसोफिला जो है वो पार्ट मैंने उसका पार्ट 1 और पार्ट 2 में वो लेक्चर करवाया था। अगर आप चाहते हो कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी करो तो वहां से डेफिनेटली एक दो क्वेश्चन इजीली आ सकते हैं। तो वो एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट है आपके लिए। आप उस टाइम को इन्वेस्ट करोगे और आपको बेनिफिट ये होगा कि कम से कम आप एक 4 नंबर का एक क्वेश्चन ठीक करके आओगे। एक 4 का भी या एक 2 का भी साथ में ठीक कर सकते हो। तो ड्रोसोफिला से तो हर बार क्वेश्चन आते रहते हैं, तो आप वहां से देख सकते हो। और इकोलॉजी के पार्ट्स जो हैं वो आप यूट्यूब से देख सकते हैं। इकोलॉजी के जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट हैं वो वहां पर एडिड हैं, आपको वीडियोस मिल जाएंगी। आप आइलैंड बायोग्राफी देखोगे, बायोजियोग्राफी आपको वहां से भी मिल जाएगा, लोट का वोल्टेरा मॉडल मिल जाएगा आपको, मैक्सिमम चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप तैयारी करें, अच्छे से पढ़ें चीजें, और जितना आपसे पॉसिबल है, जितना आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, इसके साथ साथ आप कोशिश करो सेल्फ स्टडी करो। कुछ चीज समझ में नहीं आती है, देन गो टू द यूट्यूब, उसके बाद आप यूट्यूब पे जाएं। जितना आप खुद से कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और जितना समझने की कोशिश करेंगे, उतना ही ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। कम करो लेकिन बहुत अच्छे से करो, ये चीज है, उसको ध्यान में रखो। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द एस्पायरेंट्स। वी विल मीट on next week. Thank you so much.